हो गया ना। मैं आपका अपना शशांक शुक्ला स्टडी वेब क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि आज मेरी पहली क्लास हो रही है स्टडी वेब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आज की जो हमारी क्लास है जैसे भूगोल की क्लास है या ज्योग्राफी की क्लास है। और ज्योग्राफी की क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है रिवर ड्रेनेज सिस्टम या नदी अफवाह तंत्र। कौन सा है? नदी अफवाह तंत्र। कि किस तरीके से भारत में जो नदियां हैं वो या भारत की नदियां की बात करें या आगे चल के हम विदेश की जो नदियां हैं, किस तरह से नदियां हैं अफवाह तंत्र अपना या ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। तो वन बाय वन स्लाइड वाइड देखते हैं। और सबसे पहली बात कि हम बेसिक से हाई तक चलेंगे, कि बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे और आगे इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। तो पहली क्वेश्चन स्लाइड पे चलते हैं और इसमें आ रहा रिवर ड्रेनेज सिस्टम या नदी अफवाह तंत्र या रिवर ड्रेनेज सिस्टम। तो रिवर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? इसमें सबसे पहले हमारा दिया हुआ ये हमारा हिमालय वाला हिस्सा है। अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, भारत का मैप है और भारत के मैप में ये हिस्सा हमारा कौन सा है, हिमालय से। कुछ नदियाँ जैसे हैं हमारे हिमालय से निकली हुई हैं, तो इसी में हम नदियों को पढ़ते हैं कि हिमालयी नदियों के बेसिन में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, तीन नदियाँ मुख्य रूप से यहाँ बताई गई हैं। कौन सी? गंगा, सिंधु और, तो एक इंडस रिवर हो गई हमारी, है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, और हमारी कौन सी हो गई है, गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बेसन शामिल हैं। ये नदियाँ अपने पहाड़ी मार्ग से बी आकार, अब बी आकार कैसे निकलती हैं, बी आकार की घाटियाँ या ढलान पर झरने भी बनाती हैं। जैसे मान लो कोई नदी है, इस तरीके से कोई नदी बाहर से बह के आई है और बी आकार बनाएगी, तो मान लो कोई नदी की धारा एक इधर चली गई और एक कोई नदी की इधर चली गई, तो ये क्या बना गई हैं, बी आकार की धाराएं बनती हैं। जैसे कि आपके सामने भी एक डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें भी क्लियर है। और घाटियाँ, तो ये नेक्स्ट कैसी आकृति होती है हमारी, बी आकृति के रूप में बनाते हैं। आगे चलते हैं। अगला आता है टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम, कि कितने प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। वन बाई वन उनको देखेंगे कि नदी अफवाह तंत्र के कितने प्रकार से हैं। थोड़ा टाइप ऑफ अफवाह तंत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर नदी ऑफ अफवाह तंत्र लिखा हुआ है। तो टाइप मतलब होता है प्रकार, कि कितने प्रकार, अगर यहाँ पे हम करना चाहें तो प्रकार एक शब्द का हम हिंदी में देख सकते हैं। तो वाइड लैंग्वेज दिया हुआ है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो इसे हम बोलते हैं रेडियल पैटर्न्स या आर्य प्रतिरूप। हिंदी में पढ़ें तो हम आर्य प्रतिरूप क्या है, जब कोई नदी ट्रेलिस पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। मतलब कोई ऐसी एक पहाड़ी हो और वहाँ से मान लो ये कोई पहाड़ी है और यहाँ से नदियाँ निकलती हुई चारों दिशाओं में इधर की तरफ ऐसे करके बह रही हों, तो वो क्या कहलाती हैं, आर्य या रेडियल पैटर्न पर बहती हैं। और ये सभी दिशाओं में बहती हुई इसे आर्य प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। जैसे आप नदियाँ जब पढ़ोगे आगे, एक पहाड़ी पड़ती है अमरकंटक की पहाड़ी, आपने सुना भी होगा नाम। अमरकंटक की जो पहाड़ी है मध्य प्रदेश से लेके कहाँ तक फैली हुई है, तो छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से मुख्य रूप से तीन नदियाँ निकलती हैं। डायरेक्शन की हम बात करें तो ये वाला डायग्राम आपने पढ़ा भी होगा, ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा होगा, वैसे भी पढ़ा होगा। ऊपर की साइड में या उत्तर की साइड में कौन सी नदी जाती है, सोन नदी जाती है। और इस साइड में कौन सी जाती है, महानदी जाती है। और इस साइड में कौन जाती है, नर्मदा नदी जाती है। कौन सी जाती है, नर्मदा नदी जाती है। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो वही एक कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसी पहाड़ी जहाँ से नदियाँ क्या हैं, सभी दिशाओं की तरफ निकलती हों, वो कौन सा कहलाएगा ड्रेनेज सिस्टम, रेडियल पैटर्न सिस्टम कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है, अमरकंटक पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी, नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, सोन नदी जो उत्तर की ओर बहती है, और उसके बाद कौन सा आ जाती है, महानदी आ जाती है जो कहाँ बहती है, पूरब की ओर बहती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पूरी आर्य प्रतिरूप प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट अगर टाइप की हम बात करें तो इसमें आता है अब केंद्रीय अफवाह प्रतिरूप या सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न। आगे अगर हम बात करें तो इसमें डायग्राम भी आपके दिए हुए हैं कि स्लाइड में, कि हमने अभी आपको पढ़ाया था, कौन सा पढ़ाया था, तो रेडियल वाला पढ़ाया था, यही वाला हमने पढ़ाया था। तो आप देख सकते हो, मान लो ये कोई पहाड़ी है
और यहाँ से चारों दिशाओं में हर साइड या हर दिशा की ओर क्या हो रही हैं, नदी बह रही है या निकल रही है। तो इसी को क्या कहते हैं, रेडियल कहते हैं। चलो हम पीछे की तरफ स्लाइड पे अपने चलते हैं, रेडियल। उसके बाद हमारा कौन सा आया सेकंड टाइप, सेंट्रीपेटल पैटर्न, सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न, जिसे अपकेंद्री अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जब नदी अपने पानी को सभी दिशाओं से एक अपसाद में छोड़ती है, मतलब सभी दिशाओं से इकट्ठी करती है और एक साइड के रूप में छोड़ती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल के आधार पे या सेंट्रीपेटल के आधार पर बोलते हैं। उदाहरण, मणिपुर में एक झील पड़ती है जिसे क्या बोलते हैं, लोकतक झील पड़ते हैं उसका। तो अभी हम देखते हैं सेंट्रीपेटल ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से होता है। तो सेंट्रीपेटल ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है, ये वाला जो सिस्टम है ड्रेनेज वाले की, एक जगह से नदियाँ निकलती हैं और फिर हर जगह में देखो ये नदियाँ अपनी की मुख्य धारा के रूप में यहाँ से निकली हैं और फिर धीरे धीरे करके इधर भी उधर भी चारों की साइड में अपनी क्या कर रहा है, एक तंत्र बना के हुए निकलती है। इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पीछे की साइड। तो अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड में क्या है, ट्रेलिस अपवाह प्रतिरूप। क्या है, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है, जब मुख्य नदियों का या मुख्य नदियों की प्राथमिक सहायक नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हैं और द्वितीयक सहायक नदियाँ उन्हें समकोण, समकोण समझते ही हो गया। यहाँ पे मान लो कोई एक ऐसी नदी है और यहाँ से कोई आके सहायक नदियाँ, कोई सहायक नदी जुड़ जाए, तो ये वाला जो डिग्री होता है कितना, 90 डिग्री पे होता है समकोण। तो कितने डिग्री पे, मतलब 90 डिग्री पे अगर कोई कोण आके बनाता है तो वही समकोण कहलाता है। तो ऐसी कोई नदी जो मुख्य नदी है उसमें सहायक नदियाँ की ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं, कौन सी होती हैं, ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करें या ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, सहायक नदियाँ कहलाती हैं। और कितने डिग्री पर, लगभग, तो लगभग 90 डिग्री पर ये नदियाँ रहती हैं। कितने डिग्री पर रहती हैं, 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर ये रहती हैं। आगे उदाहरण आपकी बात करें तो कौन कौन से हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो एक बार इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी देख लेंगे कि कौन कौन सी। तो ट्रेलिस सेट ये वाला सिस्टम है। देखो ये नदी है, मुख्य नदी है, और यहाँ से ये आ रही है, कोई सहायक नदी जुड़ रही है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितने बड़ा, 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, कोई समकोण बना रहा है। यहाँ पे भी क्या बन रही है, कोई समकोण बन रहा है। यहाँ पे भी क्या बन रहा है, कोई समकोण बन रहा है। ऐसी नदियाँ सब क्या कहलाती हैं, ट्रेलिसेड नदियाँ कहलाती हैं। पीछे चलते हैं, जैसे उदाहरण में क्या है, सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। अगला टाइप क्या है, डेंड्रेटिक पैटर्न या वृक्षीय प्रतिरूप, या डेंड्रेटिक पैटर्न भी इसे कहते हैं। तो वृक्षीय मतलब एक कोई ऐसे, अब इसमें वृक्षीय वाला क्या होता है, वृक्षीय प्रतिरूप ये सबसे आम प्रतिरूप और पेड़ की जड़ों की तरह की शाखाओं के प्रतिरूप जैसा दिखता है। मतलब ऐसा कोई तंत्र जो क्या देखे कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं उसके प्रतिरूप की तरफ या शाखा के रूप में दिखता है। ये विकसित होता है जहाँ नदी चैनल भूभाग की ढलान का अनुसरण करता है। मतलब कोई ऐसा है जहाँ पे कोई ढलान हो और ढलान के अनुसार ही इन चीज़ों का रहता है। तो यहाँ पे उदाहरण देखते हो, इसमें भी कौन कौन सी नदियाँ आ जाती हैं, जैसे गंगा है, सिंधु है और हमारा कौन सा आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र। तो डायग्राम के माध्यम से एक बार समझते हैं। डेंट्रिक ये आ गया, ये मान लो एक जड़ की, आपको दिख रहा होगा पेड़ की जड़ की तरह दिख रहा है आपको। ये कोई मुख्य नदी है और इससे सहायक नदियाँ के रूप में इधर उधर ये नदियाँ निकली हुई हैं। तो ये सब क्या कहलाती हैं, डेंट्रेटिक नदियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम पीछे चलते हैं अपना, और उसके बाद देखते हैं अगला कौन सा रहता है। अगला टाइप जो हमारा आता है, अगला टाइप कौन सा है, रेक्टेंगुलर या आयताकार प्रतिरूप। यह दृढ़ता से जुड़ी हुई चट्टानें भूभाग पर विकसित होता है और सहायक नदियां तीव्र रूप से मुड़ती हैं और उच्च कोण पर मुख्य धारा में प्रवेश करती हैं। किसमें करती हैं, मुख्य धारा में। जैसे आप एक नदी पढ़ोगे, गंगा नदी पढ़ोगी, और गंगा नदी के जैसे मान लो ये गंगा नदी है आपकी, और गंगा की एक सहायक नदी है बाईं ओर से, कौन सी, यमुना नदी। और यमुना की एक सहायक नदियां है चंबल, केन,
और बेतवा, ये सब किसकी हैं? चंबल, केन और बेतवा। तो चंबल, केन और बेतवा ये किसकी सहायक नदियां हैं इसमें? तो इसका कहने क्या क्या है कि दृढ़ता से जुड़ी हुई चट्टानें भूभाग पर विकसित होती हैं और सहायक नदी तीव्र रूप से जुड़ती हुई और उच्च कोण पर मुख्य धारा में प्रवेश करती हैं। एग्जाम्पल में आ गया आपका चंबल नदी आ गई, बेतवा नदी आ गई और केन नदी आ गई है। एक बार डायग्राम से भी देख लेते हैं इसको। ये आ गया आपका रेक्टेंगुलर वाला। तो इसमें जो क्या है, यही वाला तो पैटर्न चल रहा था कि इसमें क्या तीव्र रूप से मुड़ती हुई नदियां हमको दिख रही हैं डायग्राम में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। समांतर प्रतिरूप, समांतर मतलब पैरेलल लाइन, मतलब कोई ऐसी नदियां होंगी जो बराबर कहीं ना कहीं चलती हुई होंगी। ये समांतर लंबाई भू आकृति के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये वहीं बनता है जहाँ पर ढलान होता है, मतलब ऐसे समांतर रेखाएं बनेंगी जहाँ पे ढलान क्या होगा, अधिकतम ढलान हो और सहायक नदियाँ एक समान ढाल वाले क्षेत्र में एक दूसरे से के समांतर चलती हैं। उदाहरण की हम बात करें तो इसमें आ जाएगा गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या तुंगभद्रा। जब हम नदियाँ पढ़ाएंगे तो उस नदियों में आपने जो गंगा नदी जैसे हिमालय नदियाँ पढ़ते हैं तो हिमालय नदियों को जो दो भागों में बांटते हैं, पहला हिमालय नदी तंत्र, दूसरा या भारत की नदियों की बात करें तो हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय या पेनिसुलर नदी बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों में ही गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है या तुंगभद्रा की हम बात करते हैं। तो यही सब उसके किसके उदाहरण आते हैं, समांतर नदी। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि गोदावरी जो है कौन सा ड्रेनेज पैटर्न फॉलो करता है, तो आपका आंसर रहेगा क्या, पैरेलल पैटर्न रहता है या समांतर प्रतिरूप रहता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये डायग्राम जो हमने बताए थे ये टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम के पैटर्न थे, किस किस पैटर्न पे थे, इन पर हमने चर्चाएं की हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगली स्लाइड पे। अगली हमारी क्या, नदियों से संबंधित कुछ अन्य शब्द, कुछ टर्मोलॉजी हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसपे क्या है कि नदियों से संबंधित कुछ टर्म्स होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं जब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पे दिया है नॉर्थन प्लेन्स दिया हुआ है या उत्तरी मैदानी क्षेत्र दिया हुआ है। उत्तरी मैदानी की हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा किसका हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया और ये क्या हो गया, चीन हो गया। और यही वाला जो हिस्सा हमारा है ये पंजाब वाला और हरियाणा, न्यू दिल्ली और उत्तर प्रदेश वाला, ये सब हमारी कौन सी हैं, मैदानी क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदियों तंत्रों से हुआ है, जिसमें सिंधु मतलब इंडस, ये आपके सामने दी हुई है जो तिब्बत वाले क्षेत्र से आती है। उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए जलोढ़ निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ। तो मैदानी क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 नदियों को माना गया है, कौन सी, सिंधु नदी, गंगा नदी तंत्र और आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्नोफेड रिवर्स या हिमांचलित नदियाँ क्या होती हैं, ऐसी जो बर्फीली मतलब बर्फ़ के पिघलने से, एक प्रकार से कह सकते हो आप ग्लेशियर टाइप से जो होती हैं, ग्लेशियर के पिघलने से कुछ नदियाँ बनती हैं कि बर्फ़ के पिघलने से ऊंचाई पहाड़ियों से शुरू होने वाली नदियों को हिमाचलित नदियाँ या स्नोफेड रिवर्स कहा जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, एग्जाम्पल की हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई। जैसे गंगा नदी की हम बात करते हैं तो गंगोत्री ग्लेशियर है ना, तो गंगोत्री ग्लेशियर निकलती है। ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी, यमुना की, तो यमुनोत्री ग्लेशियर के आसपास से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ग्लेशियर का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि ग्लेशियर पिघलने से कुछ नदियों का उद्गम होता है। तो उसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं वो हमारे एग्जाम्पल में दी हुई हैं, कौन सी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और यमुना नदी। नेक्स्ट लेते हैं इनलैंड स्ट्रेम्स या अंतर्दर्शीय धाराएं। अंतर्दर्शीय धाराएं वे धाराएं जो समुद्र से नहीं बहती हैं। कहाँ से नहीं बहती हैं, ये आपको सामने डायग्राम में दिख रहा है, समुद्र से नहीं बहती हैं। ये आमतौर पर राजस्थान में पाए जाते हैं। और अंतर्दर्शीय धाराओं के कुछ उदाहरण ऐसे लूनी नदी, तो आपने पढ़ा होगा लूनी नदी, जो जिसकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, लूनी नदी है। और घाघरा नदी की बात करें तो हिमालय की एकमात्र ऐसी नदी है, कौन सी, घाघरा नदी, जो पश्चिम की ओर बहती है। बाकी जो हिमालय से नदी निकलती हैं जैसे गंगा की, तो वो सब सहायक नदियाँ होती हैं और उन्हीं में से सारी क्या पूरब की ओर बहती हैं।
मगर घाघरा नदी एक ऐसी नदी है जिसका डायरेक्शन किधर है, पश्चिम की ओर है, तो उसी में रूपांतरण या मेधा नदी। नेक्स्ट, और ये आप देख सकते हो कि डायग्राम में किस तरीके से ये नदी का, ये समुद्र से ना आके कहाँ से आ रही हैं, धाराएं से आ रही हैं, या समुद्र से बहती हुई हल्की सी छोटी सी धाराएं होती हैं, वहाँ से इन नदियों का उगम होता है। अगला अपने ज्वार्द मुख। तो कुछ एक आपने डेल्टा पढ़ा होगा और एक एस्टुराइज पढ़ा होगा, या ज्वार्द मुख जो हमने आपको ऑफलाइन क्लास में ही बताया होगा वैसे भी आपको बता रहे हैं कि क्या होता है। तो ये मीठे पानी का एक आंशिक रूप से घिरा हुआ तटीय निकाय है और खुले समुद्र से मुक्त संबंध के साथ, जिसमें एक या एक से अधिक नदियां या धाराएं बहती हैं। या तो एक होंगी या एक से अधिक नदियां धाराएं मिलकर क्या बनाएंगी, एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो मुख्यतः जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होती हैं वो क्या बनाती हैं, एक ज्वार्द मुख बनाती हैं, और जो पूरब की ओर नदियां बहने वाली होती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा। उदाहरण में हम देख सकते हैं, जैसे ये नर्मदा नदी है, इसकी डायरेक्शन कहाँ रहती है, पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है, पश्चिम की है। एक पेरियार नदी है जो केरल से बहती है, तापी नदी है, ये भी कहाँ, पश्चिम की ओर बहती है। तो मुख्यतः पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, ज्वार्द मुख बनाती हैं। अगर हम समझना चाहें एक आसान भाषा में किस तरीके से समझा, मान लो ये कोई पहाड़ी एरिया है और ये सी मतलब कोई सागर है, ये पहाड़ी है और सी है, और यहाँ से कोई नदी जो है, रिवर, अब यहाँ से कोई पानी का कोई रुकावट नहीं होगा, एक साथ पानी गिरेगा, एक झरने के रूप में बढ़ेगा। ऐसी कंडीशन में नदियाँ क्या बनाती हैं, ज्वार्द मुख बनाती हैं, ज्वार्द मुख या एस्टुराइज बनाती हैं। तो इन्हीं नदियों को क्या कहा जाता है, जिसमें पूछता है नर्मदा है, पेरियार नदी है, तापी नदी है, अन्य नदियाँ भी हैं जो मैक्सिमम पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। सारी नदियाँ क्या बनाती हैं, ज्वार्द मुख बनाती हैं। आगे चलते हैं, यही डायग्राम था जो हमने आपको बताया था। अब आता है लेग्यून। लेग्यून क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा लेग्यून या खारे पानी, या हम कह सकते हैं खारा, क्या बोल सकते हैं, खारा, खारा पानी। जैसे आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लेगून झील कौन सी है, तो आपका आंसर रहता है कौन सा, चिल्का। कहाँ है, तो उड़ीसा में पड़ती है, और कौन सी नदी पर है, तो महानदी पर ये पड़ती है। तो लेगून पानी एक उथला निकाय या उथला है जो पानी एक या एक बड़े से एक संकीर्ण मतलब संकीर्ण मतलब होता है छोटा सा भू आकृति द्वारा इनसे बैरियर प्रायद्वीप या भूसंधि ऐसे। तो या इसका कहने का मतलब इतना है कि एक उथला सा छोटा सा सकरा सा होता है जिसमें क्या हो, कुछ पानी इकट्ठा होता है, उसी को लेगून टाइप से देते हैं। जैसे इसमें है मारोबो लेगून, दुनिया का सबसे, जो न्यूजोनिया में पाया जाता है। अगर आपसे पूछता है वर्ल्ड का सबसे लेगून कौन सा है, तो मारोबो लेगून दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून है। अगर भारत का तुमसे पूछता है कि भारत का आपकी सबसे बड़ा लेगून कौन सा है, तो आपका आंसर है चिल्का रहता है। तो लेगून के लिए डायग्राम आगे देखते हैं किस तरीके से रहता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पहाड़ी उथला सा हल्का सा हिस्सा जो होता है, इससे पानी सा भरा हुआ होता है, यही खारे पेरेन के रूप में रहती है, और इसी क्या बोलते हैं हम, लेगून बोल सकते हैं। यही आप देख सकते हो डायग्राम में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आता है डेल्टा, कि डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा नदी के मुहाने पर या तो झील या समुद्र में बहते हुए लगभग त्रिकोणीय आकार के निक्षेपण का एक रूप डेल्टा कहलाता है। क्या कहलाता है, डेल्टा इज द डिपोजिशन फीचर्स ऑफ एन ऑलमोस्ट ट्रेंगल शेप एट द माउथ ऑफ ए रिवर। तो एक प्रकार से डेल्टा नदी के मुहाने पर या तो झील या फिर समुद्र में बहते हुए लगभग त्रिकोणीय आकार के निक्षेपण का एक रूप है, और दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित डेल्टा जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी या ब्रह्मपुत्र। डेल्टा की अगर हम बात करते हैं कि डेल्टा किस कंडीशन में बनेगा, तो मान लो ये कोई हमारा मैदानी क्षेत्र है, कौन सा है, मैदानी क्षेत्र है, और इधर क्या है हमारा, कोई सागर है, और सागर में इस तरह की जल की मात्राएं बनी हुई हैं।
और इधर से कोई नदी आ रही है। अब नदी का भी पानी होगा और डेल्टा का भी पानी और सागर का भी पानी होगा, तो टकराने के बावजूद कुछ ना कुछ इस तरीके की कोई संरचना बन जाती है, और वही हमारी क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। तो ज़्यादातर पूरब की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा है। और विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप सुंदरबन, ऐसे वन की बात करी होगी तो सुंदरबन वन डेल्टा। तो जो अभी आप आगे पढ़ेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। और डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट आगे स्लाइड पे चलते हैं। जैसे ये आ गया हमारा भारत का मैप आ गया, यहाँ पे डेल्टा की बात करते हैं। जैसे ये हमारी कौन सी नदी हो गई? गंगा नदी हो गई। और ये वाली नदी कौन सी हो गई हमारी? ब्रह्मपुत्र हो गई। और ये हमारी गंगा नदी हो गई, ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। अब ये इंडिया से ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस तरीके से प्रवेश करने के बाद एक दर्रा पड़ता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में योंग आय दर्रा। कौन सा? योंग आय दर्रा। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस दर्रे से ये नदी भारत में क्या करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद ये नदी बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसको पुकारा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। और ये नदी है गंगा, और गंगा भी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे बोला जाता है पद्मा। क्या बोला जाता है? पद्मा। जब जमुना और पद्मा दोनों नदियां एक स्थान पर मिलती हैं, मिलने के उपरांत ये मेघना बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? मेघना। क्या का बन जाती हैं? मेघना। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया मेघना किन दो नदियों का नाम है, तो आंसर क्या रहता है? जमुना और पद्मा। या गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नाम से जाना जाता है। बात करते हैं डेल्टा की, बात करते हैं। तो ये नदी जब जाती है, हमने आपको बताया नदी आपस में टकराने के बाद एक संरचना इसे के लिए बनाती है, और ये किसका निर्माण हो रहा है? एक डेल्टा का निर्माण हो रहा है। और इसी को बोला गया क्या? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा बोला गया? ये सुंदर वन डेल्टा। क्या खास बात है इसका? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सुंदरबन डेल्टा की बात हो गई, यहाँ पे डेल्टा आपको बता दिया कौन किस नाम से पुकारते हैं। अब जब भारत का मैप आ ही गया है तो इस पर कुछ ना कुछ चर्चा कर ली जाए कि किस तरीके से ये संरचनाएं रहती हैं। तो भारत की बात करें तो इधर हमारा क्या है? पाकिस्तान है। और ये क्या है हमारा? अफगानिस्तान है। और इधर क्या है हमारा? चीन है। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ये क्या है? नेपाल है। और ये वाला हिस्सा क्या है हमारा? भूटान है। और ये वाला हिस्सा क्या है? म्यांमार है। म्यांमार या बर्मा भी बोलते हैं इसे। और नीचे वाला जो हिस्सा भी उन्हें बताया था, ये क्या है हमारा? बांग्ला देश। कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश है। तो ये भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। और इस साइड की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है? बीओबी, मतलब बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और ये वाली जो संरचना आप देख रहे हो ये अंडमान निकोबार है। क्या है? अंडमान निकोबार है। अगर हम नीचे की बात करते हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए इसको यहाँ पे बना के इधर आ जाओ। तो ये हमारा अरब सागर है। और अरब सागर में जो ये वाली संरचना आपको दिख रहा है, ये वाली, ये क्या है? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप है। और नीचे की साइड में आ जाए तो इंडियन ओशियन है। श्रीलंका के बाद क्या आता है? इंडियन ओशियन आता है।
और ऊपर वाली की अगर यहाँ पे बात करें तो ये हमारा क्या है, कच्छ की खाड़ी। क्या है, कच्छ की खाड़ी। और यहाँ वाली जो क्या है, खंभात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी क्या है, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और हमने देखा अंडमान निकोबार की लोकेशन कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। अरब सागर हो गया, अरब सागर में क्या है, इससे रक्षा भी है। और नीचे क्या है, इंडियन ओशन या हिंद महासागर है। और यहीं पे हम बात करते हैं तो ये एक पोजीशन होती है जिसे हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार खाड़ी अभी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु वाला हिस्सा भी माना जाता है। और यह भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है, मन्नार की खाड़ी स्थित है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा रेखा लगती है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कितनी लगती है, 33-23 किलोमीटर। ऐसे करके याद करते हैं तो आसानी से हमको याद हो जाता है कितना, 33-23 होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ कितना लगता है, तो 106 किलोमीटर लगता है। और चीन के साथ अगर हम बात करते हैं तो कितना लगता है, 34-88 किलोमीटर लगता है। नेपाल के साथ बात करें 17-51। और भूटान के साथ बात करें 699। और म्यांमार के साथ बात करें 16-43 किलोमीटर। और बांग्लादेश के बाद बात करें तो कितनी लगती है, 96 किलोमीटर। तो ये कुछ डिस्टेंस है जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ लगती है। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ को समझ में आ रहा होगा कितने भारत के पड़ोसी देश हैं, कि बंगाल खाड़ी कहाँ पे है, मन्नार खाड़ी कहाँ पे, खंबात की खाड़ी कहाँ पे, कच्छ की खाड़ी कहाँ है, कहाँ पे इंडियन ओशियन है, कहाँ पे अरब सागर है, या कहाँ पे बंगाल बे ऑफ बंगाल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो अभी हमने इसी चीज़ पे चर्चा करा था कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसमें क्या सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कराते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो उसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे गंगा डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है। इसके कितने नाम हो सकते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी है, जिसे गंगा डेल्टा भी बोलते हैं, या सुंदर डेल्टा भी बोलते हैं, या बंगाल डेल्टा। बंगाल क्यों बोलते हैं, ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है इसलिए इसे बंगाल डेल्टा बोलते हैं। गंगा की नदी से बनता है इसलिए गंगा भी डेल्टा बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से भी बनता है इसलिए ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं। और एक नया जो नाम है सुंदरबन डेल्टा, ये भी नाम से भी जाना जाता है। और क्या खाते है, एशिया में स्थित है। एशिया मतलब भारत और बांग्लादेश के हिस्से में स्थित है। और जहाँ पर ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाद में जब मोहाना की बात आती है, मोहाना मतलब होता है जहाँ पर कोई भी नदी अपनी पहचान खो दे। तो ये फाइनली अपनी पहचान कहाँ खोती हैं नदियाँ, जाके बंगाल की खाड़ी में। अगर हम बात करते हैं कि जो सुंदरबन डेल्टा है भारत में कितना है, और बांग्लादेश, अगर हम बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश, अगर इंडिया और बांग्लादेश की हम बात करते हैं कि इंडिया में कितना है, तो 1/3। और बांग्लादेश में कितना है, 1/3 हिस्सा और 2/3। अगर हम परसेंटेज की बात करें कि इंडिया में सुंदरबन डेल्टा कितने परसेंट है, तो परसेंट की हम बात करेंगे तो 37%। और बांग्लादेश में कितने परसेंट है, तो लगभग 63%। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 37 और 63 का रेशियो है। और अगर हम बटे की बात करें भाग का, तो 1/3 और 2/3 भाग है। आगे देखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। अक्षांश मतलब क्या हुआ, लेटीट्यूड। जैसे इसकी बात करते हैं अक्षांश 10 डिग्री या 30 डिग्री की बात करते हैं, तो मान लो नेक्स्ट स्लाइड से बताते हैं। जैसे ये आपका एक पृथ्वी आपने पढ़ा होगा, एक गोलाकार अंडाकार संरचना होती है। ये 0 डिग्री हो गया, इक्वेटर लाइन। आगे ऊपर पढ़ते हैं 23 सही 1/2 डिग्री कर्क रेखा आ जाती है। और 23 सही 1/2 नीचे क्या आ जाती है, मकर रेखा आ जाती है। मकर रेखा आ जाती है, ये क्या आ जाती है, कर्क रेखा आ जाती है। और ये वाली कौन सी आती है, भूमध्य लाइन आ जाती है। तो ऐसे 0 डिग्री है तो कहीं पे 1 डिग्री 2 डिग्री, तो इसी साइड पे जो अक्षांश होते हैं
और अगर इनको हम नीचे डिग्री कर दें तो ये वाले हिस्सा जो होते हैं ये देशांतर कहलाते हैं, लैटिट्यूड कहलाते हैं, ये लैटिट्यूड होते हैं और ये वाले लैंगिट्यूड होते हैं। तो इसी प्रकार से नॉर्थ में मतलब ऊपर क्या कहते हैं उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले जैसे उत्तरी गोलार्ध और इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ पोल बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्से क्या बोलते हैं साउथ पोल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो ये 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री, तो ऐसे ही कहीं से 10 डिग्री और 30 डिग्री काट रहा है कहाँ पे उत्तरी गोलार्ध के साथ में, तो वहाँ पे गंगा पर्वत था। क्योंकि भारत की अगर पोजीशन की बात करते हैं, भारत की अगर पोजीशन की बात करते हैं तो भारत की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे स्थित है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में स्थित है। तो इसीलिए ये इतने 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में स्थित है। नेक्स्ट आगे स्लाइड में चलते हैं। विशेषता क्या है इसकी, है ना, क्या फीचर्स हैं। तो इट फॉर्मेट, तो इसका निर्माण मतलब कैसे इसका निर्माण हुआ, तो इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से के संगम से हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो सुंदरबन या जो डेल्टा है, डेल्टा का निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी कुछ सहायक नदियों की वजह से या संगम से इस डेल्टा का निर्माण हुआ। जैसे हमने पहले बताया ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला डेल्टा है। एक नई बात कि क्या है, सबसे तेज़ी से बड़ा होना है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है। ये भारत की सबसे बड़ी संरक्षित आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड साइट्स जो होती हैं वहाँ पे इसका निर्माण है। ये डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर्स, एक टाइगर होता है रॉयल बंगाल टाइगर, ये कहाँ पाया जाता है, इसे वाइट टाइगर के नाम से जानती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो आपने एक नाम सुना होगा आरबीआई का, आरबीआई का नाम सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो आरबीआई का जो लोगो है उसमें जिस टाइगर को बना हुआ है वो टाइगर कौन सा है, तो यही टाइगर है कौन सा, रॉयल बंगाल टाइगर या वाइट टाइगर के लिए भी ये डेल्टा अपने लिए प्रसिद्ध है। इस डेल्टा के चारों ओर एक वनस्पति पाई जाती है जो मैंग्रोव वनस्पति बोलते हैं, या स्थानीय भाषा में इसे बोलते हैं, जैसे ये इस डेल्टा के चारों मैनग्रोव वन पाए जाते हैं, या वन कह लो, या इनको वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मैनग्रोव वनस्पतियाँ होती कैसे हैं, मान लो ये संरचना है इस तरीके से और ये निर्माण हुआ, उसके बाद इस तरीके की जो वनस्पतियाँ पाई गई हैं इन्हीं वनस्पतियों को क्या कहते हैं, इसे स्थानीय भाषा में सुंदरी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, सुंदरी। तो ये वाली जो वनस्पति है इसी को क्या बोलते हैं, मैनग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाता है। और यहीं पे देखो अभी जो बता रहे थे आगे वही बात आ गई, डेल्टा का लगभग 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में, 2/3 का मतलब 2/3, और शेष कितना बचेगा 1/3 पश्चिम बंगाल राज्य में मतलब भारत में स्थित है। अगर यहीं पे परसेंटेज की बात करें, अगर परसेंटेज में आपसे पूछता है तो कितना बताओगे आप, बांग्लादेश में कितना है 63% और भारत में कितना है 37। वैसे 1/3 का 33 सही 1/3% होता है, मगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे देखा जाता है, डाटा जो दिया गया है वो कितना है 37% है, और बांग्लादेश में कितना है हमारा 63% है। नेक्स्ट आगे स्लाइड चलते हैं। तो ये डेल्टा का निर्माण हमने बता ही दिया आपसे किस प्रकार से है। आगे चलते हैं, अब आ जाती है गोदावरी कृष्णा डेल्टा। जैसे आप प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ेंगी, प्रायद्वीपीय जब नदियाँ पढ़ेंगे तो भारत में जो नदियाँ हैं उनको 2 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, पहला हिमालय नदी है, दूसरे प्रायद्वीपीय नदी हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक पूर्वी नदियाँ, दूसरी पश्चिमी नदियाँ। तो जो पश्चिमी नदियाँ हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे गोदावरी एवं कृष्णा कावेरी। तो इसी के हिसाब से ये भी इंडिया, तो गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा, गोदावरी कृष्णा नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर गोदावरी नदी के घाटियों में फैला हुआ है। जैसे अगर हम भारत की मैप की बात करते हैं, ये नदियां हैं और मान लो ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये गोदावरी निकली हुई है इस तरीके से, तो ये आके यहाँ पे इस तरीके से संरचना को डेल्टा बनाती है। ऐसे ही कावेरी कृष्णा भी आती है, कृष्णा भी क्या बनाती है, इस तरीके डेल्टा बनाती हैं। और कहाँ बनाती हैं, तो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में बनाने के बाद बंगाल की खाड़ी में अपना क्या बनाती हैं, मोहाना बनाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए मोहाना या माउथ, क्या पूछा जाए, माउथ, तो माउथ या मोहाना, इंग्लिश में माउथ बोलते हैं और हिंदी में से मोहाना मिलते हैं।
हमने पिछले भी बताया था, फिर से बता रहे हैं। मुहाना का मतलब ये होता है कि कोई भी नदी अपनी पहचान खो दे या किसी सागर में विलुप्त हो जाए, वो उस चीज़ का क्या कहलाता है? मुहाना कहलाता है। जैसे मान लो ऊपर वाली गोदावरी है, और गोदावरी फाइनली आके आंध्र प्रदेश के बाद बंगाल की खाड़ी में अपना क्या बनाती है? मुहाना बनाती है, अपनी पहचान खो देती है, उसी को ये मुहाना बोला जाता है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। पहला कौन सा था? सुंदरबन डेल्टा। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गोदावरी कृष्णा डेल्टा है। ये साइड D6 ब्लॉक के लिए जानी जाती है, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्री ने 2003 में भारत में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की थी। एक नेचुरल गैस निकली थी, इसे रिलायंस इंडस्ट्री ने 2003 में भारत में खोजा था। तो ये डेल्टा उसके लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे साइड डी ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? साइड डी ब्लॉक के नाम से। नेक्स्ट आगे स्लाइड चलते हैं। तो यही वाली जो नदियाँ है आपकी, ये तुम्हारी कृष्णा नदी, गोदावरी के बारे में बताया गया, ये डेल्टा देखो निर्माण कर रही है। और ये तुम्हारी कृष्णा नदी के बारे में बताया, ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। और ये वाला जो हिस्सा है आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी के हिस्सा में आती है। अगला नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इरावती डेल्टा, या क्या कहते हैं? इरावती डेल्टा। इरावती डेल्टा क्या है? इरावती डेल्टा म्यांमार में स्थित इरावती। अगर आपसे पूछता है कि भारत और बर्मा, पहले इसका म्यांमार का नाम बर्मा था, तो एक अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके तहत वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। और अगर पूछता किस पर्वत के माध्यम, तो एक इरावती पर्वत के माध्यम या इरावती नदी के माध्यम से भारत और बर्मा को अलग करा गया था। तो राइन म्यूज डेल्टा, आगे बात करते हैं। राइन म्यूज डेल्टा नीदरलैंड में एक नदी डेल्टा है, जो राइन एक नदी है। जब हम वर्ल्ड रिवर्स की बात करेंगे तो उसमें नदी पढ़ाएंगे, तो उसी में राइन की बात करेंगे। राइन और म्यूज नदियों के संगम से बनता है कौन सा? राइन म्यूज डेल्टा। अगला डेल्टा जो हमारा है यहाँ पे, अमेजन डेल्टा। अमेजन डेल्टा का निर्माण अमेजन नदी और टोकेटेंस नदी से हुआ है, और ये ब्राज़ील में स्थित है। तो अमेजन आपने पढ़ा होगा, जब वर्ल्ड की रिवर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक नदी आती है, कौन सी? अमेजन नदी। तो ये कहाँ है? ब्राज़ील में स्थित है। तो उसके बारे में ये डेल्टा अमेजन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो ये डेल्टा का डायग्राम दिया हुआ है। अब आते हैं वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वाटर सेट क्या होते हैं? मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो वाटर सेट विकास परियोजनाएं। तो ऐसी कोई परियोजना जिससे हम वाटर सेविंग की बात करते हैं या वाटर स्टोरेज की बात करते हैं, कि कल इन फ्यूचर हम उनका कहीं ना कहीं स्टोरेज करके यूज कर सकते हैं। जैसे हम अपने घर पे क्या करते हैं, लाइट आती है तो पानी टैंक चला के टैंक भर लेते हैं, क्योंकि लाइट चली गई तो कहीं ना कहीं हम टाइम पानी का यूज कर सकें। इसी प्रकार से वाटर सेट कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए हैं जिसमें पानी सेव की बात कही गई है ना, पानी को सेव किया जाए। तो वाटर सेट भूमि, तो वाटर सेट भूमि एक प्राकृतिक भूजलीय इकाई है जो सभी धाराओं और वर्षा को एक समान निकास, जैसे जलाशय के, वायवीय खाड़ी के जल डमरू मध्य या किसी धारा चैनल के किनारे किसी बिंदु पर ले जाते हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं वाटर सेट एक ऐसा प्राकृतिक निकाय बनाया जाता है जिसमें पानी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी नाली या किसी न किसी चैनल, चैनल समझते हो ना, कि कोई दो पानी का एक निकास हो और उन्हीं को चैनल बोला जाता है। इस चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं एक बिंदु बनाया जाता है, एक स्टोरेज पॉइंट कहीं ना कहीं बनाया जाएगा, वहाँ पे इनको क्या करा जाएगा? स्टोर किया जाएगा। यही सब सेट क्या कहलाती हैं? वाटर सेट विकास परियोजना के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें एक पहली परियोजना आई थी कौन सी? हरियाली। हरियाली एक वाटर सेट विकास और प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट कार्यक्रम है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो एक हरियाली प्रोजेक्ट आया था, उस हरियाली प्रोजेक्ट में किसकी है? ये केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से चलाई हुई प्रोजेक्ट था। आगे इसके बारे में देखते हैं। उद्देश्य, कि इनको चलाने के लिए क्या उद्देश्य होते हैं, कि वाटर सेट प्रोजेक्ट चलाने के लिए क्या उद्देश्य है? जैसे सिंचाई करना होता है,
किसान कोई खेती करता है तो उससे भी सिंचाई की आवश्यकताएं होती हैं, नहरों में पानी छोड़ा जाता है, ऐसी प्रकार से कई सारे तो सिंचाई है, छोटी बड़ी लेवल दोनों करते हैं, बागवानी है, फूलों की खेती है, चारागाह मतलब ग्रास लैंड जो बनाए जाते हैं, पशुओं के चारागाह बनाए जाते हैं, या मत्स्य पालन मतलब मछलियों उत्पादन करने के लिए कोई ना कोई तालाब में हम जल एकत्र करते हैं तभी हम मछली का पालन कर सकते हैं, या हमें कोई वृक्षारोपण का प्रोग्राम लगाना है, या वर्षा जल की हर बूंद का संचय करना है, मतलब संचय मतलब रोकना या स्टोर करना है, कि जैसे हमारा वर्षा का जल होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मई जब जून जुलाई का वर्षा का समय आता है तो बहुत सारी वर्षा होती है, और कुछ समय बाद जब मान लो अभी चल रहा है नवंबर दिसंबर, तो वर्षा नहीं होगी। अगर हम बरसात का पानी को स्टोर नहीं करेंगे तो अभी हमें सिंचाई करनी पड़ेगी फसलों के लिए, तो पानी की कमी पड़ जाएगी कहीं ना कहीं। तो उन पानी को हम कहीं ना कहीं उपयोग करें, और ग्रामीण समुदाय के साथ साथ पेयजल आपूर्ति के लिए भी आय के स्थायी स्रोत को बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब वही है कि सिंचाई, बागवानी और फूलों की खेती या कोई मत्स्य पालन करना है तो उस पानी का सदुपयोग कर सके, जिसमें पेयजल व्यवस्था भी आखिर हो सकती है। अब क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक तरीके भी हो सकते हैं, या ट्रेडिशनल वेस हो सकते हैं, कैसे जोहड़, कुंड और टंका जल संग्रहण, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं टैंक्स बना सकते हैं, या कई सारे स्टोर्स होते हैं, आगे हम बताएंगे आपको अभी, कि जैसे हम लकड़ी के बना सकते हैं, ईंटों के बना सकते हैं, या फिर प्लास्टिक का हम कुछ ऐसा टैंक बना सकते हैं जिसमें क्या हो सकता है, या कोई सरकारी नल है गांव में, उसके पास कुछ ऐसा हम व्यवस्था कर देते हैं जैसे पानी नीचे ही चला जाए, जैसे वाटर लेवल है हमारा और नीचे ना जाए। तो आने वाले जैसे ये सामने आपके सामने है राजस्थान का कहीं ये मामला देखा, टंका है, टंका आपने सुना होगा, और जो आप देख सकते हो कि इसमें एक सीमेंट के तरह का क्या बनाया गया, ऊपर से एक टैंक बनाया गया और नीचे उसमें गड्ढा रखा गया, और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो और इसमें ये नाला देख रहे हो, तो मान लो बरसात का पानी जो है, कहीं ना कहीं बरसात होगी और होने के बाद इस नाली के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से इस टैंक के अंदर ये पानी चला जाएगा, और ऊपर से ये पूरी तरीके से बंद है, और बंद होने के बाद ये पूरी तरीके से बंद है, उसमें एक बॉक्स टाइप से एक बनाया गया है, जब भी किसी को पानी की आवश्यकता होगी तो इस बॉक्स को आप ओपन करेगा, और करने के बाद पानी के टैंक के मतलब एक रस्सी के माध्यम से, बाल्टी के माध्यम से उसको निकाल लेगा। इसी को क्या बोलते हैं, टंका बोलते हैं। टंका मतलब छोटे टैंक। यहाँ पे टंका का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके घर में टैंक लगे हुए हैं, छतों पे रखे रहते हैं ना टंक, तो वही एक टंका का प्रकार है जो भूमिगत है। आपके यहाँ जो घर पे टैंक रखा हुआ है वो छत पे रखा हुआ है, ओपन है, और ये क्या करे, वही दीवार के अंदर जमीन के अंदर रखा हुआ टैंक है, तो इसी को हम टंका बोलते हैं। ये क्या है, एक पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल रूप से, कहाँ मुख्य रूप से राजस्थान है। क्यों राजस्थान में क्यों है, क्योंकि राजस्थान में जो वर्षा है सबसे कम वर्षा होती है राजस्थान में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अधिकांश कौन से वाले क्षेत्र में, तो ये बीकानेर राजस्थान में एक स्थान पड़ता है, कौन सा, बीकानेर, तो वहाँ पे बारिश की ज़्यादा समस्या रहती है, तो वहाँ पे टंके का यूज ज़्यादा किया जाता है, जिससे कि ये इन फ्यूचर जब अभी पानी की उन्हें ज़रूरत पड़े पीने के लिए या किसी भी घर पे काम के लिए या सिंचाई के लिए, तो इनका प्रयोग कर सकें। अगला देखते हैं गोंडाथुर। क्या है, गोंडाथुर। तो गोंडाथुर क्या है, इससे किसे से, जैसे हमारा घर बना हुआ है और घर पे हमारी छत है, और छत का जो पानी है, तो हम जैसे अगर हम बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्रों में अधिकतर ये सुविधाएं नहीं की जाती हैं, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा होती, पानी की समस्याएं नहीं है तराई क्षेत्र में, तो इसलिए नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या करा गया है कि जैसे एक छत है आपको सामने दिख रही है, छत पे क्या करा गया, एक ऐसा पाइप लगाया गया कि छत का सारा पानी एक पाइप के माध्यम से एक प्लास्टिक का जो टैंक लगाया, जो पानी का टैंक है, उस टैंक में क्या कर लिया जाए, स्टोर कर लिया जाए। और यहाँ पर एक मतलब एक निकास पाइप भी बनाया गया कि ज़रूरत के अनुसार आप उस पानी को यूज करने के लिए एक पाइप के माध्यम से, तो इसके माध्यम से सारा बरसात का जितना भी पानी है वो इस छत पे आता है। छत पे बरसात होने के बाद इस पाइप के माध्यम से ये पानी कहाँ चला जाता है, इस टैंक के अंदर स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद ये पानी को वो अपनी ज़रूरत के अनुसार हम धीरे धीरे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे गेंडाथुर कहते हैं। ये मैसूर मतलब कर्नाटक का एक अलग किया हुआ गांव में, जहां लोगों ने अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए
वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की? कहाँ की? वर्षा जल संचय प्रणाली स्थापित की थी। आगे अभी चलते हैं। चलो नेक्स्ट आगे स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्या देखें? जल क्रांति अभियान। मतलब जल क्रांति अभियान, जल क्रांति का अभियान क्या है? कि जल की एक क्रांति, से आपने हरित क्रांति सुना होगा, बहुत सारी क्रांति सुनी होंगी, तो उसी में क्या आ रही है? जल क्रांति अभियान आ रही है। कौन सा आ रही है? जल क्रांति अभियान। जल क्रांति अभियान, तो जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने एक, जब 2014 में एनडीए की सरकार, मतलब भाजपा की गवर्नमेंट सरकार जब आई थी, तो एक मंत्रालय स्थापित करा गया था जिसे बोला गया था जन संसाधन मंत्रालय। कौन सा बोला गया था? जन संसाधन मंत्रालय। नदी विकास, तो ये जन संसाधन मंत्रालय बनाया गया था, तो गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री बनाए गए थे और इसी के रास्ते से जल क्रांति अभियान लाया गया था। तो क्या है? नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने जून 2015 में देश भर में जल क्रांति अभियान शुरू किया, जिससे पानी की प्रचुरता होने पर उसे संरक्षित किया जा सके, ताकि पानी की कमी के समय उसकी कोई समस्या ना हो। मतलब कहने का मतलब वही है कि ऐसी क्रांति लाओ जो पानी है उसको कहीं ना कहीं हम सेविंग करके रखें या बचा कर रखें, और जब ज़रूरत पड़े तो समस्या से हमें निपटा जाए। इसीलिए इसे क्या बोला गया था? जल क्रांति अभियान। और कब चलाया गया था? 2015 में। किसके द्वारा चलाया गया था? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। घाट की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट पर, जैसे हम बात करेंगे, जैसे ये आपका पूर्वी घाट होगा, पूर्वी घाट, और ये वाला हिस्सा कौन सा होगा? पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट होगा। तो इसी पश्चिमी घाट पर भारत के कुछ तटीय शहरों में से पश्चिमी घाट आता है, जैसे सूरत, पोरबंदर, बड़ोदरा, ये सब कहाँ हैं? गुजरात में है। और दूसरा क्या है? कारवार कर्नाटक में है। मैंगलोर कर्नाटक। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र। कोची केरल में। उडुपी कर्नाटक। पणजी कहाँ है? हुआ। तो पश्चिमी घाट हमने बताया कि पश्चिमी घाट कौन से? ये वाला हिस्सा जो हमारा क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। ये वाला कौन सा कहलाता है? पूर्वी घाट कहलाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ती है? तो एक पहाड़ी का नाम आप सुने होंगे शायद, नीलगिरी पहाड़ी, जिसे क्या बोलते हैं? पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ भी है। अगला क्या है? पूर्वी घाट पर। तो पूर्वी घाट हमने बताया, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है हमारा? पूर्वी घाट कहलाता है। तो इसमें कौन सी? गोपालपुर उड़ीसा में पाया, तूतीकोरिन चेन्नई, एन्नौर तमिलनाडु में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, पारादीप, हल्दिया कोलकाता। ये पोर्ट कहाँ पाए जाते हैं? हल्दिया कोलकाता वाला आप पढ़ोगे आगे तो पोर्ट पढ़ोगे, वहीं पे हल्दिया कोलकाता वाला पश्चिम बंगाल में हिस्सा पाया जाता है। तो ये वाला ये है, ये पूर्वी घाट पर स्थित हैं। और ये वाले कौन से हैं? कुछ शहर हैं जो पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। विसर्प या मेंडर्स क्या होते हैं? विसर्प या मेंडर्स एक नदी या अन्य जल मार्ग चैनल में नियमित टेढ़े मेढ़े बक्करों की श्रृंखला में से एक हैं। जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है, यह कहने का मतलब है जैसे कोई नदी किसी जलमार्ग में प्रवेश करती है और जलमार्ग में प्रवेश करने के उपरांत, है ना,
एक चैनल बना हुआ होगा, उसी में चैनल टेढ़े मेढ़े वक्र बने हुए हुए उसी को क्या बोलते हैं, विसर्भ मेंडर। जैसे ही नदी मैदानी में प्रवेश करती है ये मुड़ जाती है और जिसे बड़े मोड़ बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, जो बड़े बड़े मोड़ बन जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विसर्भ। जैसे कोई नदी आई और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न ले लिया, उसी क्या बोलते हैं, विसर्भ बोलते हैं, विसर्भ मंडप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विसर्भ मंडप बोला जाता है। आगे चलते हैं स्लाइड पे। ये वाला आप देख सकते हो मेंढर दिया हुआ है आपका, और ये हिस्सा जो है बड़े बड़े मोड़ दिए हुए हैं, इन्हीं क्या बोलते हैं, विसर्भ बोला जाता है। अगला आता है मेन नदी से कुछ संबंधित शब्दावली। जैसे क्या होती है, मेन रिवर होती है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, ट्रीब्यूटरी बोलते हैं या सहायक नदियाँ बोलती हैं। जैसे ये मेन नदी कोई आई और यहाँ से ट्रीब्यूटरी नदियाँ आई हैं, उन सब नदियों को क्या हो जाता है, ट्रीब्यूटरी बनती है। जैसे वितरिक, वितरिक मतलब होता है बंटवारे के लिए, जैसे ट्रीब्यूटरीज होती हैं वैसे क्या होती हैं, बंटवारा मतलब बांटने वाली कुछ नदियाँ होती हैं। जिसे बोला जाता है जैसे ट्रिब्यूटरी होती हैं कि ये सहायक नदियाँ होती हैं, जुड़ती हैं एक दूसरे से, और डिस्ट्रीब्यूटर मतलब होता है किसी चीज़ को, ये मेन नदी है उससे सहायक नदियाँ धीरे 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 करके बांट दी जाती हैं। तो ये वितरिका क्या होती है, एक धारा है जो एक मुख्य धारा चैनल से अलग होकर बहती है। ये धारा किसी अन्य बड़ी धारा या नदियों की ओर बहती हैं। ये नदी डेल्टाओं की ओर एक समान विशेषताएं रखती हैं। जैसे कोई मेन नदी है, फिर एक और हिस्से में बढ़ गई, फिर ये आगे चल के दूसरे हिस्से में बढ़ गई, दूसरा तीसरे में बढ़ गई, तीसरे चौथे में बढ़ गई, ऐसी नदियाँ क्या कहती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती हैं या वितरिका कहलाती हैं। जलप्रपात, जलप्रपात क्या है, जलप्रपात नदी, जलप्रपात एक प्रकार से वाटरफॉल कह सकते हैं, क्या है, एक वाटरफॉल, एक झरना का रूप होता है। जलप्रपात नदी या जलधारा में एक बिंदु है जहाँ पर पानी ऊर्ध्वाधर गिरता है या ऊर्ध्वाधर बूंदों की तरह एक श्रृंखला पर बहता है, वो क्या कहलाता है, वाटरफॉल कहलाता है। झरना वह होता है, झरना क्या होता है, जहाँ पिघला हुआ पानी, मतलब ये कोई ग्लेशियर है वहाँ से ये पानी पिघलता है तो वो क्या कहलाता है, झरना कहलाता है। पानी एक सरणीबद्ध हिमशैल या बर्फ की चट्टान के किनारों पर गिरता है तो वो क्या कहलाता है, आपका झरना कहलाता है। आगे आप देख सकते हो ये क्या है, आपका वाटरफॉल है कि इस तरीके से झरना से गिर रहा है, और ये आपका क्या है, झरना है। तो ये सब क्या कहलाता है, वाटरफॉल और झरना। आगे पौंड, पौंड मतलब क्या होता है, तालाब। तालाब प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से एक गर्त के अंदर पूलिंग द्वारा गठित एक छोटा स्तर भूमि है आधारित जल निकाय है। तालाब झील से छोटा होता है, तालाब क्या होता है, झील से छोटा होता है, तो वही क्या कहलाता है, तालाब। मतलब झील का, या ऐसे कह सकते हैं कि स्मॉल साइज होता है, किससे, किसी झील या लेक से स्मॉल साइज क्या कहलाता है, तालाब कहलाता, पॉन्ड कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हो ये एक एरिया के हिसाब से ये दिया हुआ है। आगे आ जाओ, गॉर्ज। गॉर्ज क्या होते हैं, गॉर्ज एक संकरी घाटा है जिसमें खड़ी ढाल है और उसके मध्य से एक नदी बहती है। मतलब आप देख रहे हो ये गॉर्ज है और इसमें एक छठी संकरी मतलब पतली सी एक रास्ता होती है, उसमें से क्या हल्के से एक धारा के रूप में नदी के पानी की तरह बहती है, वो गॉर्ज कहलाता है। बाढ़, तो बाढ़ आप समझ सकते हो, जैसे ये बाढ़ है, यहाँ पे राहतकारी लोग पहुँचे हुए हैं, बाढ़ से बचाते हैं। किसी पानी का या किसी नदी का जल स्तर जब बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद उसमें बचाव या राहत कराती है, वही क्षेत्र क्या कहलाता है, बाढ़ तब आती है जब अत्यधिक जल प्रभाव होता है और सभी दशाओं में अस्त्र खाद एवं मैदान पर चैनल का पानी फैल जाता है। तो जो भी नदी या कोई भी नदी है, उस नदी का जलस्तर जब बढ़ जाता है और आसपास के क्षेत्र या इलाकों में जब भरने लगता है तो वो सब क्या कहलाती है, बाढ़ कहलाती है। क्या कहलाती है, बाढ़ कहलाती है। वही क्षेत्र क्या हिस्सा। बाढ़ के मैदान, बाढ़ के मैदान एक नदी से सटे निचले मैदान, जैसे मान लो कोई नदी है उससे सटे हुए हल्के या गहरे या ऐसे कह सकते हो मैदानी जो सटे, मतलब आसपास के जो क्षेत्र होते हैं और वो क्या हो, बराबर में हो या उससे नीचे ढलान पर स्थित होते हैं,
उन्हीं से मुख्य रूप से नदियों पर बाढ़ और पानी के किनारों पर रेत के तलछट जमाव बनते हैं। ये सब स्थिति क्या कहलाते हैं? बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। आगे आ जाओ, तटबंध क्या कहलाता है? तटबंध। तो तटबंध एक प्राकृतिक या कृत्रिम दीवार होती है जो पानी को बहा जाने से रोकती है जहां हम नहीं चाहते हैं। तटबंध का निर्माण बाढ़ की अवधि के दौरान तलछट के जवाब के कारण होता है। जब पानी नदी के किनारों से ऊपर निकल जाता है और आसपास के बाढ़ के मैदानों में फैल जाता है तो वो क्या कहलाता है? तटबंध कहलाता है। या किसी को रोकने के हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है? या बाढ़ की स्थिति को रोकना क्या कहलाता है? तटबंध। एक कृत्रिम दीवार बनाई जाती है, वही क्या कहलाती है? तटबंध कहलाती है। ये आप देख सकते हो कि ऊंची ऊंची क्या बनाई गई हैं? दीवारें बनाई गई हैं। यही सब हिस्सा क्या कहलाता है? तटबंध कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में होगा जो होगा कि आगे की स्लाइड होगी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी। थैंक यू क्लास।